हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि लास्ट चैप्टर होगा ज्योग्राफी का। 8 क्लास की ज्योग्राफी जो है इस चैप्टर के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारी पॉलिटिकल और हिस्ट्री की क्लासेस बचेंगी। तो आज का चैप्टर होगा हमारा मानव संसाधन के बारे में, यानी कि मानव संसाधन के रूप में किस तरह से है, यानी मनुष्य ने किसी भी को प्रकृति की जो देन है प्राकृतिक रूप से उन सभी चीज़ों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाला है और उसी से हम क्या कहते हैं कि ये मानव संसाधन के रूप में उसको जो है उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम जनसंख्या के बारे में भी पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। ये देखिए ये होगा हमारा लास्ट चैप्टर। कल से हमारी हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। 8 क्लास की जो पहले की 6 और 7th क्लास की जो क्लासेज हैं वो सभी ख़त्म कर रखी हैं। आप सभी जो अलग अलग प्लेलिस्ट है जाकर के वहाँ पर वीडियो देख लेना। ये देखिए लोग ही क्या है, एक सेकेंड, लोग क्या है एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसको क्या करते हैं, संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार मानव संसाधन अंतिम संसाधन होता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। पढ़े लिखे लोग हो गए, स्वस्थ लोग हो गए, क्या करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी जो है साधन को संसाधन के रूप में उनका विकास करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन क्या है, विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में और वे एक दूसरे से सभी से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यानी कि मनुष्य क्या किस देश में कितने हैं ये सभी क्या है, ये अलग अलग हैं हर किसी का। यानी कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी का लिंग अलग है, जाति के आधार पर भी अलग है, उनकी जनसंख्या अलग है। इस तरह से क्या है वो एक समान नहीं है। सभी देशों में भी जनसंख्या अलग है। ये देखिए ये यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है छोटा सा। ये जनसंख्या के बारे में बच्चे अपने टीचर से बात करते हुए देखिए मेरे विद्यालय में कितने 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। ये बच्चों ने आपस में बातें की हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं, एक मैम ने पूछा इनसे। फिर बच्चों ने बताया कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। एक ने बताया कि मेरे गांव में 1000 बच्चे हैं। फिर एक बच्चे ने कहा कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। एक बच्चे ने कहा 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखोगी। फिर मैम ने इनसे आपस में ये बात कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में। तो ये होगा हमारा जनसंख्या के बारे में ही जानेंगे हम इस चैप्टर में ज़्यादातर। ये देखिए जनसंख्या का वितरण के बारे में जानिए। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का एक प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग क्या है, भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया और उत्तर पश्चिमी क्या है, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र है। यानी कि किस किस एरिया में किस किस देश में जो है जनसंख्या ज़्यादा है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों एवं विषुवतीय वनों में जो है बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि कहीं पर जो है ज़्यादा बर्फ़, ज़्यादा ठंड है, इस वजह से लोग वहाँ कम रहते हैं। कहीं पर क्या है ज़्यादा गर्मी की वजह से कम रहते हैं। कहीं पर पहाड़ी इलाकों में लोग कम रहते हैं, इस वजह से। विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है एशिया महाद्वीप में। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है। विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या का घनत्व देखिए आप। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति। घनत्व को किस प्रकार से मापते हैं, ये देखिए पृथ्वी पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी भी एक इकाई क्षेत्र में, यानी कि किलोमीटर वगैरह एरिया हो गया ना, उस एरिया में कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से क्या होते हैं जनसंख्या का घनत्व नापते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया, फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य एशिया में।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किस एरिया में कितनी जनसंख्या है, ये इसको किस वजह से है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में कम लोग रहते हैं तो क्यों रहते हैं, मैदानी इलाकों में ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्यों रहते हैं, किस वजह से वो जो है इनकी जनसंख्या को प्रभावित करती है प्रकृति। ये देखिए पहला होगा हमारा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में होगी स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। दूसरा होगी जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु और अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे कि सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के ध्रुवीय प्रदेश हो गए ठंडे प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। यानी कि जलवायु वहाँ की कहीं पर गर्म है, कहीं पर ज़्यादा ठंड है, इस वजह से। तीसरा होगा हमारा मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं और भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगजी, चांगजियान और मिस्र में नील नदी की उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। भारत में कहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर लोग, गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान इलाका है वहाँ पर, चीन में हुआंगही, चांग और जियांग में, तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में। अगला होगा हमारा जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर अलवणीय जल, यानी कि पीने योग्य जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है। अगला हमारा खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे होते हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्र में लोगों के रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वहाँ पर उनको काम मिलता है। खनिज जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर उनको रहने, अपना गुजारा, घर चलाने के लिए उनको काम मिलता है, खनिज वगैरह की वो करते हैं तब। अगला होगा हमारा सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। पहला हमारा होगा आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में क्या है आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार है। सांस्कृतिक कारक क्या होगा, धर्म और संस्कृति की महत्व देने वाले स्थान क्या है, लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि वाराणसी हो गए, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, इसके कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि जो है धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। सामाजिक कारक क्या होंगे, अच्छे निवास, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। ये सभी समाज के जो भलाई के लिए होते हैं ना, आवास हो गया जहाँ पर अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी सुविधाएं होंगी स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पर अत्यधिक लोग रहते हैं घने बसे। और उदाहरण के लिए हो गया हमारा पुणे। जनसंख्या को परिवर्तन करने वाले देखिए परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि आप जो चित्र में दिखा आपको पता है पहले से। ऐसा क्यों, वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की क्या है, मृत्यु की संख्या में परिवर्तन होने के कारण होता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी और सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही कम हो गई थी। सन 1804 देखिए 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब तक पहुंच गई थी। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। विस्फोट किस लिए, क्योंकि अचानक से जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 150 वर्षों में ही। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होने वाली थी, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत ही अधिक रही थी। मृत्यु दर कम हो गई इसलिए जनसंख्या बढ़ी। अगला होगा जन्म को साधारण और जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर को किस तरह से आंकते हैं, अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों और उनकी संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास होता है कहीं से या किसी विशेष क्षेत्र से रहने वाले लोगों जो वहाँ पर चले जाते हैं उनको प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। उनके बीच में जो अंतर होगा उसको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक वृद्धि दर। विश्व में देखिए जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना।
यानी कि प्राकृतिक वृद्धि क्या हो गई, जन्म जो है मरने वालों की संख्या कम हो गई और जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ती रही, इस वजह से उनकी प्राकृतिक वृद्धि दर हो गई। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण हो गया प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं, इस वजह से क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन आता है। लोग एक देश में तथा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहते हैं। उत्प्रवासी लोग कौन से होते हैं, जो देश छोड़ते हैं। अप्रवासी वे होते हैं जो देश में आते हैं। अप्रवासी आना और उत्प्रवासी जाना, किसी और देश में चले जाना। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास जैसे द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसर की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। यानी कि किसी भी जो है अपने काम के लिए, कोई अपनी पढ़ाई के लिए, किसी भी कारण से वो जहाँ कहीं दूसरी जगह पर जाता है उसको क्या कहते हैं हम, उत्प्रवास। और कोई भी जहाँ पर आता है, यानी कि हमारे देश में कोई आएगा तो हम क्या बोलेंगे, अप्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप देखिए, परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देशों में जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, अन्य देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। अन्य देशों में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म स्तर तथा मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर जो है मंद है। कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में। आगे देखिए, जनसंख्या का संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि भाई उस देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ का आर्थिक विकास कम होगा। उदाहरण के लिए क्या है, बांग्लादेश और जापान अति घने बने बसे देश हैं, लेकिन जापान क्या है, बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। किस वजह से, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि सभी के जो है गुण अवगुण सभी के अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, किसी का यानी कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बूढ़े हैं, ये इस प्रकार से। आगे हमारा जो है लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। और जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को ही दर्शाता है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं एग्जाम्पल के लिए। मैं सेतु बनाता हूँ। ये देखिए, एक महिला का चित्र है, मैं घर की देखभाल करती हूँ, सभी का व्यवसाय अलग है। ये एक औरत का चित्र है, ये बताती है कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, कोई गायक है। ये कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, कोई साइंटिस्ट है। और एक चित्र और दिया गया यहाँ पर, मैं किसान हूँ। यानी कि सभी का व्यवसाय एक दूसरे को इनसे भिन्न करता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं और कितने शिक्षित यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। यानी कि इनके जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि क्या है, जनसंख्या पिरामिड, जिसे क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। आयु लिंग पिरामिड। देखिए, एक जनसंख्या पिरामिड क्या क्या दर्शाता है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष और 10 से 14, सभी को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होंगी। यानी कि पुरुषों को अलग से दर्शाएंगे और स्त्रियों को अलग से दर्शाएंगे। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई देगी। 15 वर्ष से नीचे जब जन्म दर के स्तर को दर्शाती है। और ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से जो अधिक होंगे उनकी संख्या को दर्शाता है। और मृतकों की संख्या को भी दर्शाता है, जो कि 65 वर्ष से ज़्यादा होंगी।
जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग कौन से हैं? 15 वर्ष से कम आयु के, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित लोग हैं। और यहाँ पर आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं कार्यरत, क्या है? आयु वर्ग कार्यरत, जो काम में लगे हुए हैं। 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे होते हैं, उनका आधार पर जो है आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ पर वृद्ध लोग बहुत ही कम है। इस स्थिति को कन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए भारत का पिरामिड भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए प्रतिशत के हिसाब से नीचे दिया गया है, और ये यहाँ पर आयु दी गई है, ये पुरुषों का और ये स्त्रियों का। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रही हो, यानी कि मृत्यु दर कम होगी बच्चों की, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होगा। यानी कि युवा यानी कि बड़े जो युवा होंगे उनका पिरामिड ज़्यादा चौड़ा होगी, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। भारत के पिरामिड में ये सब दिखाई देता है, युवा पीढ़ी। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है, और इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जापान जैसे देशों के आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, और हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, और उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए हमें अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, युवा पीढ़ी ज़्यादा है। उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। ये हमारे देश की क्या है, अगली पीढ़ी आधार है हमारे देश का। ये है जापान का पिरामिड, देख लीजिए आप किस तरह से है जापान का पिरामिड। कहीं पर क्या है, बच्चों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कुछ ये देखिए यहाँ पर 30, 34, 35 से 39 यहाँ पर कम जनसंख्या हो गई, फिर यहाँ पर ज़्यादा, इस तरह से। ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ बातें हमें जो है एक बार में समझ में नहीं आती, तो आप वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लिया करो। कहीं से आपको समझ में नहीं आती, वो वहाँ पर पॉज करके आप उसको अच्छे से पढ़ लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या साथ साथ नोट्स बना लो, तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हमारे ज्योग्राफी के सिर्फ जो है 5 ही चैप्टर थे 8 क्लास के। कल से हमारी जो है पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्री की क्लास मैं देखूंगी कौन सी स्टार्ट करवाऊँ, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाकी आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना। सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और सभी को गुड लक।